कामिनी निर्विकार भाव से बैठी शून्य में ताक रही थी। सामने रखी हुई चाय कप की ठंडी हो चुकी थी। कल तक जिस घर में हंसी मजाक ठहाकों की आवाज़ें गूंजती थी, रसोई खुशबू से तर रहती, कहीं बेटे की साड़ियाँ बिखरी होती तो कहीं सलवार कमीज, कभी कौन सी फिल्म देखने जाना है इस पर भारी डिस्कशन होता तो कभी अगली छुट्टियों की प्लानिंग। पर आज पूरे घर में गहरी चुप्पी थी। कामिनी के कानों में अचानक बेटी और नातिन की आवाज़ गूंजने लगती है, पर नज़रें उठाकर देखती तो साएं साएं करता उदास घर खाने को दौड़ रहा था। गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था चारों ओर, ठीक कामिनी के अंतर मन की तरह। कामिनी ने गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। ऑनलाइन फिल्म स्ट्रीमिंग सेवाएं, बालकनी में टहलते हुए कामिनी ने नीचे देखा। बागीचा में खेलते हुए बच्चों को देखकर फिर स्वीटी की याद आ गई। एक हुक सी उठी भीतर से जो उसकी आंखें भिगो गई। बिल्कुल नीरू पर ही गई है स्वीटी। हाँ, नीरू भी तो इतनी ही छोटी थी जब उसकी गोद में आई थी। वक्त पंख लगाए कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। कामिनी बालकनी में रखी आराम कुर्सी पर आंखें मूंद कर बैठी गई। क्या दीदी, आपने चाय भी नहीं ली? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? रीमा ने कंधे पर हाथ रखते हुए अपनत्व से पूछा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, कामिनी अचकचा कर बोली। दूसरी चाय बना दूं दीदी? कामिनी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या बात है दीदी, लगता है आपको नीरू की याद आ रही है। रीमा बरसों से कामिनी के पास काम करती थी, भरी शांति जानती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। अरे नहीं रे, कामिनी ने जबरदस्ती मुस्कुराने की प्रयास की। बेटी तो होती ही पराया धन है। मैं तो खुश हूँ, ऐसा योग्य दामाद और नातिन का सुख लिया है मेरे भाग्य में। मैं तो अगर दिया लेकर ढूंढती तब भी ऐसा दामाद ना ढूंढ पाती। ये तो नीरू की किस्मत है कि उसे ऐसा होनहार, व्यवहार कुशल, नेक दिल जीवन साथी मिला। चल थोड़ी सी कॉफ़ी बना दे। रीमा को कॉफ़ी का कहकर कामिनी अपने बेडरूम में आ गई। तकिया लेकर लेटी तो आंख बंद के सामने अतीत चलचित्र की भांति संजीव हो उठा। ऑनलाइन फिल्म स्ट्रीमिंग सेवाएं, ये बात जब की है जब मैं बीए फाइनल में थी कि एक दिन पापा ने आकर कहा, कल विकास के मम्मी पापा आ रहे हैं तुम्हें देखने। कामिनी, तुम घर पर ही रहना। अचानक शादी की बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। मैं अभी आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनने की तमन्ना मन में थी, पर जब पापा से कहा तो दू टूक जवाब सुना दिया। देखो कामिनी, मैं तुम्हारे कुछ बनने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। फिर तुम्हारे पीछे छोटी भी तो है। अपनी नौकरी रहते मैं तुम दोनों के हाथ पीले कर देना चाहता हूँ। भगवान ने बेटा तो नहीं दिया, समय रहते मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। विकास अच्छे खाते पीते घर का लड़का है। वो तो तुम सुंदर हो इसलिए बात बनी है, वरना उसके घर लड़की वालों की लाइन लगी है। पापा मुझे समझा रहे थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे सपने चूर चूर हो गए थे। बहुत रोई थी उस दिन मैं। मुझे याद आए बचपन के वो दिन जब पापा मुझे राजकुमारी कहकर बुलाया करते थे। हम दो बहनें ही थे, पर पापा ने कभी हमें बेटे से कमतर नहीं माना था। पर आज पापा अक्सर कहते थे, देखना मेरी होनहार बेटियां मेरा नाम दुनिया में रोशन करेंगी। मैं इन्हें आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा। लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर जब ये जाएंगी तो दुनिया देखती रह जाएगी। पर मम्मी के जाने के बाद पापा बिल्कुल बदल गए। हमेशा हंसते रहने वाले पापा का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। उन्हें अपनी जिम्मेदारियां से निर्वृत्त होने की भी बहुत जल्दी थी। उन्हें लगता कहीं मेरी भी असमय मौत हो गई तो शायद ये भय उनके डिप्रेशन का कारण बन गया और लील गया हमारे तमाम सपनों को। मैंने और छोटी बहन दामिनी ने बहुत कोशिश की, पर पापा को डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाए। अब तो घर में वही होता जो पापा कह देते। जिस दिन विकास अपने मम्मी पापा के साथ मुझे देखने आए, उसी दिन मेरी और विकास की सगाई तय हो गई और परीक्षाएं खत्म होते ही
विवाह सब कुछ इतना आनन फानन में हुआ कि सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। वैसे विकास मुझे भी पसंद आया। लंबा कद, गौर वर्ण और उसका शायराना अंदाज। अब मेरे सपनों में था विकास और सिर्फ विकास। मेरी पापा से सारी शिकायतें भी रफा दफा हो गई थी। मुझे विकास से इश्क हो गया था। सच, लड़कियां भी बड़ी अजीब होती हैं। उनकी ज़िंदगी में इश्क का मौसम आते ही वे सब कुछ ड्रॉप कर देती हैं, सारे सपने, ख्वाहिशें, तमन्नाएं कर देती हैं प्रेम के हवाले। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार आई एम इन लव, इस एक वाक्य के सहारे वो सब कुछ छोड़कर उस शख्स के साथ उड़ जाती है, सपनों के रंगीन आसमान में, जिसे कल तक वो जानती तक नहीं थी। एक शख्स के मिलते ही नए सपने परवान चढ़ने लगते हैं। इंद्रधनुषी ख्वाहिशें नए सिरे से जिंदगी की फलसफा तय करने लगती है। पूरी दुनिया को उसी नज़र से देखने लगती है जिन आँखों में उसे खुद के लिए प्यार दिखाई देता है। शादी के बाद ठीक ऐसा ही हाल मेरा भी था। विकास को देखकर दिन शुरू होता तो विकास की बाहों में रात। मैं वही पहनती जो विकास को पसंद था, वही करती जो विकास को पसंद आया। मेरी सोच विचार सब पर विकास का कब्जा था। विकास के प्यार का जादू मेरे सर चढ़कर बोल रहा था। मेरी जिंदगी विकास के शुरू होकर उसके आगे पीछे लट्टू की तरह नाच रही थी। शादी के महीने भर बाद हम हनीमून मनाने गोवा चले गए। गुलाबी सुबह, सुहानी शाम, समंदर की लहरें, खुशनुमा माहौल, भींगे भरता इश्क, गीली रेत पर निशान छोड़ते कदम, बाहों में बाहों और आँखों में आँखें डाले एक दूसरे का साथ। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा था जो मुझे हलवे के बीच किरकिरी का एहसास करवा रहा था। हनीमून के दौरान मैं समझ गई थी कि विकास को काफ़ी गुस्सा आता है। एक तरफ उसकी जिंदा दिली मन मोह लेती तो दूसरी तरफ उसका गुस्सा मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर देता। बात बात पर रोकना टोकना विकास की आदत थी। पर मैं तोला पर मैं मासा। विकास वर्ताव मेरे सामने बहुत से प्रश्न चिन्ह छोड़ रहे थे। पर किससे कहती, क्या कहती? 10 दिन गोवा में बिता कर हम इलाहाबाद लौट आए थे। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार। धीरे धीरे मेरी समझ में आ गया था कि विकास जिद्दी, क्रोधी और गुस्सैल स्वभाव वाला मनमौजी इंसान था। उसके लिए वही सही था जो उसने कहा। किसी और की बात सुनना मानना उसे गवारा नहीं था। मैं सब कुछ जान गई थी, पर मैंने सोचा मैं अपने प्यार से विकास की बुराइयों को अच्छाइयों में बदल दूंगी। बस इसी प्रयास में मैं उलझती चली गई। मेरा समझाना विकास को हमेशा उपदेश ही लगता था। वो झल्ला कर चीख पड़ता। संयुक्त परिवार में मुझे सबके सामने बार बार अपमानित होना पड़ता। मेरी टीस मेरी आंखों से पानी बनकर बरसती, पर इससे कहाँ कुछ बदलने वाला था। दीदी काफ़ी, रीमा ने लाइट जलाते हुए कहा। बाहर गहरा अंधेरा हो गया था, ठीक मेरे जीवन में छाए अंधेरे की तरह। पर रात ज्यों चंद्रमा आलोकित करता है, नीरू भी रोशनी बनकर आई थी मेरी जिंदगी में। कॉफ़ी पीते हुए यादों के पन्ने फिर फड़फड़ाने लगे थे मेरे सामने। शादी के 2 साल बाद विकास का तबादला दिल्ली हो गया। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम सबके सामने जलील तो नहीं होना पड़ेगा। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार विकास की आदतें यहाँ भी ज्यों की त्यों बनी रही। हर बात पर चीज में मन मोख निकालना, चिल्लाना, अपनी टांग छोटी सी और बड़ी सी बड़ी बात पर ऊपर रखना उसके स्वभाव का हिस्सा थी। मैं लाख कोशिश करती पर विकास किसी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था। कभी कभी मेरा मन करता कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊं, कहीं दूर, बहुत दूर। पर कहाँ? ये ऐसा यक्ष प्रश्न था जिसका जवाब नहीं था मेरे पास। परंपरा की बेड़ियों में जकड़ा मेरा मन डोली में आने वाली सिर्फ अर्थी पर ही वापस जाती है
के आगे कुछ सोच ही नहीं पाता। दिन महीने साल यूं ही गुजरते जा रहे थे। धक्का मुक्की करते हुए सांसें चल रही थी। मेरा मोम दिल पत्थर होता जा रहा था। मुझे सब कुछ सहने की आदत सी हो गई थी, फिर चाहे वे शब्दों के तीर हो या कुछ बोलने की एवज में मिलने वाला तमाचा। शादी को 4 साल बीत गए थे, पर मेरी गोद सुनी ही रही। विकास को एक और बहाना मिल गया था मुझे अपमानित करने का। भगवान भी ना जाने किन कर्मों का फल दे रहा था। डॉक्टर ने तो सब कुछ नॉर्मल ही कहा था, पर हारे हुए जुआरी की तरह चुप रहना ही मेरी नियति बन गई थी। कॉफ़ी ख़त्म कर टहलते हुए याद आया वो दिन जब नीरू मेरी ज़िंदगी में आई। उस दिन सुबह आँख खुली तो लगा नीचे काफ़ी शोर हो रहा है। मैंने बालकनी से देखा, पर माजरा समझ नहीं आया, तो फिर नीचे चली गई। पुलिस भी थी। पता चला किसी टैक्सी वाले की टैक्सी में कोई अपनी 1 साल की बेटी को छोड़ गया था। बच्ची उस भीड़ को देखकर लगातार रो रही थी। सब उस मासूम से तरह तरह के सवाल कर रहे थे, लेकिन वो उन सब अजनबियों को फटी फटी आंखों से देखती और फिर रोना शुरू कर देती। पुलिस अपनी पूछताछ कर रही थी। टैक्सी वाला अपनी अनभिज्ञता की कहानी कह रहा था। लोगों के कयास जारी थे। कोई माता पिता के भूलने की बात कहता तो कोई जानबूझकर छोड़ देने की, कोई बेपरवाही के अन्य किस्से सुना रहा था तो कोई भगवान की लीला बता रहा था। पर किसी को बच्ची की परवाह थी ऐसा नहीं लग रहा था। मैंने आगे बढ़कर बच्ची को गोद में ले लिया और फिर पास की ही पान की दुकान से टॉफ़ी और बिस्किट खरीद दिए। बच्ची थोड़ा सा स्नेह पाकर चुप हो गई। मेरी ममता मुझे मजबूर कर रही थी। मैं लगातार उसके सर पर हाथ फिराती रही। पुलिस ने अपनी कार्रवाई समाप्त की और मेरी गोद से बच्ची को लेने लगी। जैसे ही बच्ची उन्हें सौंपने लगी, वो फिर से रोने लगी। अब मेरी ममता अपने चरम पर थी। मैं उसे रोते हुए नहीं देख पा रही थी। फूल सी नन्ही जान मेरी गोद में से नीचे नहीं उतरना चाहती थी। उसने मेरी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ रखा था। मेरे भीतर की माँ ने बिना विकास की परवाह कहा, जब इसके माता पिता नहीं मिल जाते क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूँ। पुलिस वालों की तो जैसे बला टली। क्यों नहीं, जब इसके माँ बाप मिल जाएंगे हम इसे ले जाएंगे। मेरा नाम पता नोट कर पुलिस ने अपनी राह पकड़ी और मैं बच्ची के सर पर हाथ फिराते उससे बातें करते जब घर के दरवाजे पर पहुंची तो होश में आकर ठिठक गई। विकास दरवाजे पर ही खड़ा था। विकास, ये बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई है, बुरी तरह रो रही थी। तो मैंने किसी तरह थूक निकलते हुए मैंने कहा। विकास पांव पटकते हुए भीतर चला गया। आने वाले तूफान का अंदाजा हो चुका था मुझे, पर अब क्या, तीर तो तरकस से निकल चुका था। विकास का पता नहीं क्या सलूक करती पुलिस इस मासूम के साथ, इसलिए इसे अपने साथ ले आए। क्यों, ठीक ही किया ना मैंने, कहते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। बदन सूखे पत्ते की भांति काँप रहा था। हाँ हाँ, बड़ा पुण्य का काम किया। ना जात का पता, ना धर्म का पता, नहीं किसका पाप है, बस ले आई गोदी में उठाकर। घर पर ही पड़ा था, मैं पूछने तक की जहमत नहीं उठाई तुमने। बहुत चर्बी चढ़ने लगी है आजकल। भुनभुनाते हुए विकास ऑफिस चला गया। 4 दिन तक लड़की के माँ बाप का कोई पता नहीं चला। विकास रोज मुझसे लड़ता, लड़की को पुलिस के हवाले करने की बात कहता या फिर अनाथ आश्रय छोड़ने की रट लगाता, पर मुझे अपनी ममता की पुकार के आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विकास की हर बात पर मैंने चुप्पी का ब्रह्मास्त्र रखा था। मेरी चुप्पी उसके गुस्से की ज्वाला में घी का काम कर रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके विकास से पूछा, विकास क्यों ना हम इस बच्ची को हम गोद ले ले, प्लीज़ विकास, मना मत करना। बिफर गया था विकास मेरी बात सुनकर। जाने कितनी जली कटी बातें सुनाई थी उसने मुझे। और फिर अपना फैसला सुनाते हुए बोला, देखो कामिनी, किसी और के पाप को मैं अपने गले की घंटी हरगिज़ नहीं बना सकता।
मैं 3 दिन के लिए कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँ तो ये पाप का लुथड़ा मुझे यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए, वरना ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। दहाड़ता हुआ विकास चला गया। भीतर तक काँप गई थी मैं। अजीब कसमकस थी। एक तरफ जिद्दी झगड़ालू पति था तो दूसरी तरफ और थी फूल सी मासूम बच्ची जो अब मुझे मेरे वजूद का हिस्सा लग रही थी। बहुत उलझन में भरे थे वे 3 दिन। मैं उस मासूम बच्ची को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। मेरी ममता का वेग इतना अधिक था कि मेरी छाती में दूध उतर आया था। ना जाने किस भावावेश में मैं उसे दूध पिलाने लगी थी। भगवान ने मेरे लिए अनमोल तोहफा भेजा था। मेरी मन्नतें, प्रार्थनाएं, व्रत, उपवास सब पूरे हो गए थे। फिर भला कैसे छोड़ दूं डूबती नैया की इस पतवार को। क्या पति नामक जीव इतना महत्वपूर्ण है जिंदगी में कि उसके बिना जिया नहीं जा सकता? क्या उसके लिए मैं अपनी ममता का गला घोट दूं? क्या मंगलसूत्र और सिंदूर की बेड़ियों में जकड़ी नारी का पति उससे अलग कोई व्यक्तित्व नहीं? क्या गुस्सेल पति की गालियां खाना से अच्छा ममता के समंदर में गोते लगाना नहीं है? ये प्रश्न लगातार मेरा आत्म मंथन कर रहे थे। प्रश्नों के चक्रव्यूह में उलझते निकलते 2 दिन बीत गए थे। अजनबी मासूम बच्ची और अपने पति विकास में से मुझे किसी एक को चुनना था, वो भी विकास के लौटने से पहले। आखिर बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला लिया कि मैं ना तो इसे पुलिस के हवाले करूंगी, ना ही इसे अनाथालय भेजूंगी। पत्नी बनकर बहुत जी ली, अब माँ बनकर जीने की इच्छा और दृढ़ निश्चय ने मुझे जोश से भर दिया था। मैंने अपना सामान बांधा, जेवर और पैसे भी रख लिए। मैं जानती थी जब तक कोई स्थायी इंतजाम और नौकरी नहीं मिलती, इन्हीं रुपयों से काम चलाना होगा। विकास के नाम मैंने एक छोटा सा खत छोड़ दिया। विकास, मैं जा रही हूँ। पत्नी बनकर जी ली। मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी कोई ख़ास ज़रूरत होगी। आज इस मासूम को मेरी ज़रूरत है। तुम इसे अपना नहीं सकते और मैं इसे छोड़ नहीं सकती, इसलिए जा रही हूँ। माँ बनकर जीना चाहती हूँ। तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लेना। मैं कभी तुम्हारे पास लौटकर नहीं आऊँगी। मुझे जीने का मकसद मिल गया है। मैं इसे खोना नहीं चाहती। कामनी इसके पश्चात दिल्ली से दूर महाराष्ट्र के इस छोटे से कस्बे में आ गई। अब सफ़ेद साड़ी मेरे विधवा होने की पहचान थी। बेटी का नाम मैंने निरुपमा रखा था और उसके पिता की जगह के अग्रवाल भर दिया। बस यही थी मेरी तब की पहचान, जो आज तक कायम है। यहाँ आकर मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में एक स्कूल में नौकरी मिल गई। नीरू और मैं साथ साथ स्कूल जाते। जिंदगी की आवश्यकताओं को पूरा करने जितनी आमदनी हो जाती थी, नीरू धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। पढ़ने में वो काफ़ी तेज़ थी। टेबल टेनिस खेलने में उसका कोई जवाब नहीं था। राज्य स्तरीय कई पुरस्कार उसे मिले थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात संदीप से हुई। पहचान, दोस्ती और फिर प्यार में तब्दील हो गई और करीब 3 साल पहले मैंने शादी कर दी नीरू की। पिछले 10 दिन नीरू, संदीप और नातिन स्वीटी छुट्टियां मनाने आए थे मेरे पास। मैं आज पूरी तरह संतुष्ट हूँ। एक माँ के रूप में, नानी के रूप में, अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार मेरे हाथ खुद ब खुद आसमान की ओर जुड़ गए। हैं भगवान, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। तूने मेरी गोद ममता से भर दी। मेरी सबसे बड़ी दौलत है मेरी बेटी नीरू। मैं बहुत खुश नसीब हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ, सिर्फ एक माँ हूँ। हाँ हाँ, सिर्फ एक माँ। सोचते सोचते अपनी गीली आंखों को पोंछते हुए मेरी उंगलियाँ नीरू के नंबर डायल करने लगी।